जैसा कि हमारा विषय है सभ्यता और संस्कृति, यानी संस्कृति क्या है, पाठ का नाम है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो जिसमें मूल विषय जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इस सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति में क्या अंतर है। इसके अलावा देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करता है, दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें जो है इस पाठ में आपको मिल जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं पाठ को। संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम तो जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते कि संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन उसे हम जो है डेफिनेशन नहीं दे सकते। डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। डेफिनेशन देने के लिए उसको किसी सीमित दायरे में बांधना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन का देखेंगे एक परिभाषा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संस्कृति की परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हमें व्याप्त है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस तरीके से दूध है, मिल्क, तो दूध जो है वो क्या है, सभ्यता हो गया। और दूध के अंदर जो मलाई है, मलाई जो है वो क्या है, संस्कृति है। अर्थात कहने का मतलब है संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से बिल्कुल घुले हुए हैं। मोटर महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं सभ्यता के समान है। अर्थात देखिए, जितनी भी स्थूल वस्तुएं, स्थूल का मतलब होता है सॉलिड, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं सबको लेखक ने सभ्यता का रूप माना है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। अर्थात कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लीजिए, जब कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा का जो सोर्स है, सूता जो है, वो सब कुछ सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन जो उस सूते से जो वस्त्र बनते हैं, वस्त्र के डिज़ाइन बनते हैं, व्यक्ति जो है अपने कल्चर के अनुसार उसको क्या करता है, अपने कल्चर के अनुसार उसको पहनता है, कल्चर के अनुसार अपने आप को उसको ठीक करता है। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे लोग अलग कपड़े पहनते हैं। भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो लोग वहाँ पे अलग कपड़े पहनते हैं। मिजोरम के लोग अलग कपड़ा पहनेंगे, उड़ीसा के लोग अलग कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। क्या बोलना चाह रहा है कि मोटर बनाने, इसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य है सभ्यता जो है विकास होता है, लेकिन संस्कृति से दर में आगे है। सभ्यता का जो रेट है प्रोग्रेस का, वो संस्कृति के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। जो चीज़ें जितनी जल्दी बनेंगी, जो चीज़ें जितनी बनेंगी, अगर मान लीजिए घर जितना जल्दी बनेगा, वो टूटेगा भी उतना ही जल्दी, खराब भी जो है उतना ही जल्दी होगा। लेकिन अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति को बनने में जो है, मान लीजिए अगर सभ्यता को बनने में जो है 100 ईयर्स लग रहे हैं, तो संस्कृति को जो है 500 ईयर्स लगेंगे। इतना टाइम मान के चलिए। अब अगर हम बात करते हैं कि हर सुसभ्य आदमी
सुसंस्कृत ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ की बात है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो सूट बूट में पहना है, जेंटलमैन टाइप का आदमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो सभ्य ही है। कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाला आदमी सभ्य कह देना गलत बात होगा, और एक ऐसा व्यक्ति जो फटा हाल में है उसको असभ्य कहेंगे, ये भी गलत बात है। असभ्य भी उसको नहीं कह सकते हैं। अर्थात पोशाक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम जज नहीं कर सकते हैं। जब तक वह व्यक्ति बोलता नहीं है, उससे बातचीत नहीं हम करते हैं, तब तक जो है हम उसे नहीं समझ सकते हैं। उसकी भाषा कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, जब तक अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सुसंस्कृत है। क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिसके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते हैं और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गरीब है वो सुसंस्कृत हो ही सकता है, भले सुसभ्य ना हो। अर्थात सभ्यता का प्रतीक क्या है? जितने भी सुख सुविधाएं हैं वही सभ्यता का प्रतीक है। क्या कह रहे हैं? दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब आपने एक फिल्म देखा होगा, हिंदी मीडियम में आपने एक मूवी देखा होगा, जिसमें देखते हैं कि जो इरफान खान है वो बहुत पैसे वाला होता है और वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जो है उसको गरीब बनना पड़ता है। तो उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, उसको पैसे के लिए गाड़ी के सामने कूद जाता है। तो यहाँ पे क्या वही बात आ रही है कि दूसरों के लिए जो है वो मुसीबत उठाने को भी तैयार हो जाता है। छोटा नागपुर की यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में भी आगे देखपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं है, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं है। अब यहाँ पे एक लेखक कह रहे हैं कि सदाचार के उपकरण, अर्थात कहने का मतलब है, सीधा सा बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहने वही व्यक्ति सभ्य कहलाए। ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आंतरिक रूप से जो है उसके अंदर दया हो, माया हो, सदाचार हो, अर्थात वो व्यक्ति सीधा सरल सहज हो। अतः वे उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। अब कहने का तात्पर्य है कि लेखक का कहना है कि वो लोग जो है, जो भारत के लोग हैं, ऋषि मुनि, वो सब जंगल में जो है वो घर बना करके, झोपड़ी बनाकर रहते थे और अपना जीवन जो है वहीं पे यापन करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुसभ्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है जिस उस समय की जो तात्कालीन परिस्थिति थी, परिस्थिति के अनुसार जो है वो बिल्कुल ही कहें तो सभ्य है और सुसंस्कृत भी है। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में यही एक मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कठिनाई
कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब मूल रूप से ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि उस समय, लेकिन उस समय के वो जो लक्षण थे, लक्षण यानी जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही थी उसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार यानी यूरोपियन कंट्री के अनुसार, वो सभ्यता के लक्षण यानी सिविलाइजेशन के लक्षण जो है वो नहीं है। सिविलाइजेशन के लक्षण क्या है? अच्छा बड़ा बड़ा मकान, इसके अलावा जो है एक जेंटलमैन टाइप का आदमी, जो भले ही अंदर से जो है उसके विचार बिल्कुल ही खोटे हो, लेकिन सूट बूट में टिप टॉप में रहे हमेशा। ठीक है, मगर वह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। वे दोनों एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई घर बनाने लगते हैं तो स्थूल रूप से यह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी संस्कृति रुचि करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभ्यता और संस्कृति में जो है दोनों की प्रगति एक साथ होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही जो है वो साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, लेखक कहते हैं कि सभ्यता जो है वो स्थूल है, सॉलिड वस्तु है, स्थूल है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कोई घर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई घर बना रहे हैं, अब हम जब घर बना रहे हैं तो घर का डिजाइन और घर का इंटीरियर, वो जो है नक्शा कैसा होगा, वो जो है जिस कल्चर से उसी के अनुसार ही जो है अपने वो घर का निर्माण करेंगे। तो ये संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन उस घर को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बालू, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, रॉड, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो है वो सभ्यता के रूप है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाला प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। अर्थात दोनों जो है सभ्यता, सिविलाइजेशन और कल्चर, दोनों एक साथ ही जो है वो ग्रो करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भेद है। अब एक देखिए नया शब्द आया, कल्चर, और एक आया नेचर। अब कहने का मतलब है कि संस्कृति क्या है और कहें तो प्रकृति क्या है, दोनों में क्या भेद है। अब देखिए संस्कृति और प्रकृति दोनों ही जो है वो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। नेचर का मतलब होता है कि बाय बर्थ जो इंसान के अंदर इनबिल्ट हो, यानी उसको बाहरी तौर पर उसके अंदर वो चीज़ें जो है समाहित नहीं होती है, वो पहले से ही जन्म से ही वो अपने साथ लेकर के उससे पैदा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मनुष्य का गुस्सा करना उसका स्वभाव है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना, ये सब प्रकृति दत्त गुण है। प्रकृति दत्त यानी गॉड गिफ्टेड। ये सारी चीज़ें जो है वो गॉड से उसे मिली है। जन्म के बाद जो है, जन्म से ही वो सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के रखा है। मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मनुष्य यानी मैन क्या करता है, अपने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल, अगर वो कंट्रोल उसको नहीं करेगा तो कह रहे हैं कि जानवर यानी एनिमल और मैन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक ही हो जाएंगे। नहीं, लेकिन हमको पता है कि मैन और एनिमल वो क्या है, दोनों अलग अलग है। जानवर क्या है, जब गुस्सा आता है तो वो मार देता है लोगों को, लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है।
इसीलिए वो मनुष्य है और उसीलिए वो जानवर है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने नेचर को कंट्रोल करके नहीं रख सकता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं जानवर के समान है। इसीलिए मनुष्य जो है देखेंगे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता है, और जो व्यक्ति गुस्से को अपने वश में नहीं रख सकता है, और जो व्यक्ति हमेशा जो है उसका गुलाम रहे, अर्थात वो दुर्गुण जो है उसके अंदर हमेशा रहे, तो उससे क्या होता है, आदमी जो है वो आदमी नहीं रह करके जानवर हो जाता है। और जो व्यक्ति जितना ही शालीन सरल बुद्धिजीवी चीज़ों को विचार करके बोलने वाला, उस व्यक्ति को उतना ही उसकी संस्कृति भी जो है उतनी ही ऊंची होती है या उतनी ही ऊंची समझी जाती है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को गुस्सा जल्दी नहीं आता है, कोई चीज़ों को बहुत ध्यान से सरल होकर के पेशेंस के साथ सुनता है, किसी बातों को धैर्य के साथ, तो लोग उसे कहते हैं भाई बहुत अच्छा इंसान है, गुस्सा नहीं करता है। अब वो देखेंगे एक दूसरा व्यक्ति है, दो तरह के एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत धैर्य है और एक व्यक्ति है जिसके अंदर धैर्य नहीं है। अब होता यह है कि जब धैर्य वाले व्यक्ति से कहते हैं, वो आपकी सारी बातें सुनता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको बात बात पे गुस्सा आता है, अगर उसे आप कुछ बोलते हैं तो ऐसा होता है, कहते हैं कि ये इंसान जो है, पहला इंसान अच्छा है, दूसरा इंसान तो एकदम जानवर की तरह है, उसको कुछ समझ ही में नहीं आता है, कुछ सुनता ही नहीं है, उठ पटांग बोलने लगता है। निष्कर्ष यह कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। अर्थात संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो दोनों ही जो है वो क्या है, बारीक सी चीज़ें हैं। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त होती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। समझ में आया? अब जैसे दूध के अंदर जो है मक्खन छिपा रहता है, हम लोग को उसको मथना पड़ता है। तो सभ्यता और संस्कृति को, अगर हमको सभ्यता से संस्कृति निकालना है तो कैसे है, जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं उसी तरीके से सभ्यता से हम संस्कृति निकालते हैं। फूल के अंदर से जैसे सुगंध होता है, उसी तरीके से सभ्यता के अंदर जो है संस्कृति छिपी रहती है। अब ये एक बात जान लेना होगा कि सभ्यता की अपेक्षा जो है संस्कृति अधिक टिकाऊ है, क्योंकि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो टूट सकती हैं, टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं, विनष्ट हो गई, लेकिन उसकी संस्कृति जो है वो हमेशा, देखिए आज भी उसकी संस्कृति जो है चलती आ रही है, वो उतनी आसानी से जो है नष्ट होने वाली नहीं है। समझ में आया? और एक चीज़ याद रखिए कि सभ्यता को बनने में और बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन संस्कृति को बनने में भी समय लगता है और बिगड़ने में भी समय लगता है। समझ में आया? बशर्ते कि संस्कृति वक्त के साथ यदि अपने आप को नहीं ढालती है तो वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 94 में, सेकंड पैरा। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति होनी चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यक बयक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, अपस्टार्ट। अपस्टार्ट का मतलब होता है नवोत्थान। नवोत्थान का मतलब होता है जो व्यक्ति नया नया प्रोग्रेस कर रहा है। अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यक बयक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है। हर व्यक्ति को भाई अपने जीवन में प्रोग्रेस करने का अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। लेकिन लेखक का कहना है बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। देखिए आपके पास मान लीजिए एक बार में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, लेकिन
जो रहने का तौर तरीका है, जो धनियों का जो तौर तरीका, उनकी जो रहने की स्टाइल है, वो आप उतना आसानी से नहीं सीख सकते, तुरंत नहीं सीख सकते, एक दिन में नहीं सीख सकते। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। और देखेंगे कि व्यक्ति के पास यदि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। ये जो है ना घमंड, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये है मंथली का। अब अपने परिवार को चला रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे कि खर्चे हैं, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल, दूध का खर्चा, गैस सिलेंडर, सब्जी वगैरह वगैरह तमाम सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जो है वो 22 से 23 हज़ार रुपये जो है वो खर्च हो रहा है महीने का। बच रहा है आपके पास केवल 2,000 रुपये। आप क्या चाहेंगे कि मेरी सैलरी अगर और बढ़ जाती तो बढ़िया होता, और अगले महीने मान लीजिए आपका प्रमोशन होकर के एक ही बार में जो है आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये हो गई। अगर 1,00,000 रुपये हो गई, आप कहाँ 25,000 थे, 25,000 से 1,00,000, आपके खर्च था 23,000। अब तब क्या होगा, आपके अंदर एक ही बार एक भाव आएगा, मेरे पास बहुत पैसा आ गया एक महीने में। लेकिन अब ये देखिए, एक ग्राफ में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी जो है 25,000 है, नेक्स्ट ईयर जो है फिर 30,000 हुई, फिर नेक्स्ट ईयर जो 40,000, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000, फिर नेक्स्ट ईयर 60,000, फिर नेक्स्ट ईयर जो है 70 यानी 70,000। अब देखेंगे हर साल 10-10 हज़ार रुपये जो है 10,000 5,000 करके आपका सैलरी बढ़ रहा है। अब देखेंगे ये जो साल का गैप है, इसमें भी जो है आपका जो खर्च है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो आपके पास जब एक ही बार में 25,000 से आपकी सैलरी 1,00,000 हो गई, लेकिन ये गैप भी जो है ये काफ़ी है, तो इसमें आपके अंदर जो है किसी प्रकार का वो भाव ही नहीं आएगा, किसी प्रकार का ना घमंड ही आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि आपका खर्च जो है वक्त के साथ धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहा है। समझ में आया मेरी बात? अब देखिए दूसरे, संस्कृति ऐसी चीज नहीं जिसकी रचना 10 20 या 100 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। अर्थात हम जिस तरीके से रहते हैं और संस्कृति धीरे धीरे जो है बढ़ती है, धीरे धीरे, एक ही बार में जो है वो नहीं बढ़ती है। उसका प्रोग्रेस जो है, उसका प्रोग्रेस का ग्राफ जो है काफ़ी स्लो होता है। समझ में आया मेरी बात? वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, पढ़ने लिखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, धर्म कर्म है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो संस्कृति से ही उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने। अब उठने बैठने, अब अगर हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो चेयर कुर्सी पर बैठते हैं, चेयर कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि जो भारतीय लोग हैं वो नीचे मैट पर ही आराम से बैठ जाएंगे, चटाई पर ही बैठ जाएंगे। तो ये क्या है, वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हम नीचे बैठ करके भोजन करते हैं, वो जो है वो कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं। वो हम, अब देखिए आज के समय में, अब कहेंगे आज के समय में भी तो लोग जो है कुर्सी बैठ के खाते हैं। तो एक्चुअली में क्या है ना, हमने जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो चीज़ें थी उसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारे अंदर ये भाव आ गया है कि जो चीज़ें यूरोपियन कंट्री से आ रही हैं वो 100% जो है बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये हमारी सोच है। समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज में मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हमें जो संस्कार जमा करते हैं वह भी संस्कृति का ही अंग बन जाता है। अर्थात अब ये जो कल्चर है, अब ध्यान दीजिएगा, कल्चर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। हम क्या करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को अपने साथ एडॉप्ट करके फिर दूसरे जनरेशन में, दूसरा एडॉप्ट करके तीसरे जनरेशन में, तीसरा एडॉप्ट करके चौथे जनरेशन में, चौथा जो है वो पांचवें जनरेशन में, वो चीज़ें जो है वो एक के साथ एक जो है चलती रहती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है जिसे हम क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो जो है, या हम अपने पिता से सीखते हैं, हमारे पिता जो उनके अपने पिता से, वो अपने पिता से, वो अपने पिता से, इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो चली आती हैं। उसमें संस्कार होते हैं, अपने समाज में रहने का तरीका होता है, लोगों से बात करने का तरीका होता है, भोजन करने का तरीका होता है, यहाँ तक कि देखेंगे हर व्यक्ति का जो है विवाह का जो नियम होता है वह भी अलग अलग होता है। जिसकी जैसी, कह सकते हैं कि जिसका जैसा रिवाज है उसके अनुसार दोनों ही विवाह है, लेकिन जैसा रिवाज है, जो उनकी संस्कृति है, जो सदियों से चली आ रही है उनके फैमिली में, उन सारी चीज़ों को लेकर के वो एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ अग्रसर करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए हैं तथा जिसकी रचना और विकास के अनेक सदियों का अनुभव का हाथ है। मैंने देखिए 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5 ऐसे मैंने कहा, तो ये क्या है, सब एक के बाद एक जा रहा है। तो जो जो व्यक्ति, मान लीजिए ये शुरू है, तो यहाँ इन्होंने जो अनुभव किया वो अपने अनुभव को सेकंड जनरेशन के साथ साझा कर दिया। जो जो अपने जीवन में उन्होंने गलतियाँ किया वो कोशिश किया कि भाई सेकंड जनरेशन जो है उन सारी गलतियों को ना दोहराए। वहीं देखेंगे, वही तीसरा जो है, तीसरे जनरेशन सेकंड जनरेशन से सीखा, सेकंड जनरेशन उसे सिखाया, वो एक के बाद एक जो है तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा जो है, जो जो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया, जो जो चीज़ों से उन्हें हमेशा जो है परेशानी हुई, उन्होंने उसको हमेशा जो है दरकिनार करते चले गए। आगे बढ़ते हैं। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। हम लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, या पिछले जन्म में जो है, कहते भी हैं कि पिछले जन्म में भाई बहुत अच्छा काम किया होगा कि इस जन्म में जो है उसको ऐसा घर मिला है या ऐसे लोग मिले हैं। इस तरीके से अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जैसा संस्कार वैसा ही पुनर्जन्म। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जगह जन्म होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा जैसा जन्म होगा। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह सकते हैं कि यह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। देखिए, शरीर जो है वो नश्वर है। शरीर जो है आज मरा तो फिर दूसरे जगह जन्म लिया, फिर तीसरे जगह जन्म लिया, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आत्मा कभी नहीं मरता है। अब एक सामने हमारे प्रश्न आता है, देखेंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, एक है सगुण और एक है निर्गुण। एक कहते हैं सगुण और एक निर्गुण। सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है? दोनों ही जो है ईश्वर की उपासना करते हैं,
लेकिन एक मूर्ति का पूजा करता है और दूसरा जो है केवल निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, जिसका कोई आकार नहीं है। अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि भाई संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ छूट जाता है, और मान लीजिए घर वर जितना ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो संस्कृति का जो प्रभाव है वो हमारे आत्मा के साथ रहता है, इसीलिए वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेखक कह रहे हैं। लेखक के अनुसार में आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन कर चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, एवं और त्यौहार मनाते हैं, अथवा परिवार पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सलूक करते आए हैं, वह सबका सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। अर्थात मैंने अभी आपको बार बार कहा कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं या जो चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पाँचवें में जो है, पाँचवें से छठवें में, छठवें से सातवें में जो जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, अपने साथ जो है उसे एडॉप्ट कर करके हमेशा जो है वो लेकर के चले आ रहे हैं। वह सबका सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। और मैंने ये भी कहा था संस्कृति को भाई बनने में बहुत समय लगता है। देखिए, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5, 6 जनरेशन लगा। अर्थात एक जनरेशन अगर एवरेज मान के चलिए 80 साल भी जीता है तो 480 बरस लग गया, 480 ईयर्स कल्चर को डेवलप होने में। ये कल्चर जो डेवलप हो गया तो ये ख़त्म भी नहीं होगा। ये क्या होता है, मॉडिफाई होते रहता है। जिस तरीके से आपका सभ्यता जो है वो मॉडिफाई होते रहता है, उस तरीके से कल्चर भी मॉडिफाई होता है। लेकिन कल्चर को मॉडिफाई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, मॉडिफाई होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय, नाटकशाला और सिनेमागृह ही नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप होती है। अर्थात हमारे पास जो पुस्तकें हैं या म्यूज़ियम जो है, संग्रहालय को म्यूज़ियम कहते हैं। म्यूज़ियम में देखेंगे कि वो पुरानी पुरानी चीज़ें जो हैं वहाँ पे रखी रहेंगी। पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकें रखी रहेंगी। इसके अलावा नाटकशाला, जो समाज में चलता है वही, सिनेमा देखेंगे जो समाज में चलता है वही जो है पर्दे पर चलाया जाता है। तो ये जो है हमारे इसमें चरित्र की छाप भी आती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्टर है, वो जो एक्टिंग कर रहा है, तो वो भी समाज के किसी वर्ग की उस कहानी को उठा करके जो है हमारे सामने क्या कर रहा है, उसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। अर्थात संस्कृति जो है वो किससे बढ़ती है, आदान प्रदान से। आदान प्रदान कहने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तब जा कर के जो है उसका प्रोग्रेस होता है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है, संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उसके कल्चर को, उनकी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, उन्होंने जो है हमारे चीज़ों को अडॉप्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो मित्र हैं, एक अच्छा है और एक थोड़ा बुरा है।
तो देखेंगे दोनों का जो है एक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमेशा अच्छा ही रहेगा, उन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, करता है। तो और क्या कह रहा है लेखक, क्या कहते हैं कि जब दो देश वाणिज्य व्यापार, जब दो देशों के बीच में बिजनेस होता है, शत्रुता होती है, तो भी जो है आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित करते हैं। और ये भी कहा है कि कोई भी देश जो है वो दावा नहीं कर सकता कि हमारे देश पर या हमारे लोगों पर किसी भी दूसरी जाति या संस्कृति का प्रभाव ही नहीं है। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। अर्थात जहाँ पे केवल आउट गोइंग है, इनकमिंग है ही नहीं, केवल जा बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो ख़त्म होगा ही एक दिन, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक जो है ख़त्म होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक नदी है, नदी से जो है केवल एक आउटर सोर्स है, बाहर बाहर जाने से जो है वो केवल एक आउटर सोर्स है जाने के लिए। मान लीजिए ये नदी है, ओफ, ये नदी है और नदी से जो है केवल बाहर जाने का रास्ता है, अंदर बाहर का पानी जो है वो अंदर नहीं आ सकता है। तो क्या होगा, एक समय के बाद जो है ये पूरा जो नदी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कल्चर भी है। अगर हम अपने कल्चर में वक्त के साथ उसमें बदलाव नहीं करेंगे तो एक समय के बाद जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने, देखिए ठीक मैंने एग्जाम्पल दिया वही, जिस जलाशय के पानी लाने के वाले दरवाजे खुले रहते उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता। अर्थात वक्त के साथ जो है वो मॉडिफाई होते रहता है, जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई उसको मिलते रहता है और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कूप मंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। अब हम मुंह फुला करके बैठ गए कि हम जो है तुम्हारी संस्कृति को अपनाएंगे नहीं, भले तुम ही मेरी संस्कृति को अपनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे ये जो है क्या हुआ, ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला के विकसित होते हुए देखते हैं तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषाओं में हम उसके उत्स की खोज करने लगते हैं, ओरिजिन। पहले एक भाषा में शैली और किट्स पैदा होते हैं तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। अर्थात शैली और किट्स से जो है कौन, रविंद्रनाथ ने उनकी रचनाओं को पढ़ा तो वो क्या हो गया, प्रभावित हुए। उसी तरीके से हम दूसरे कल्चर को देखते हैं। आज हम यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तमाम देश विदेश में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं क्या करते हैं, हम भी तो उसे अडॉप्ट करते हैं। वहाँ के रेसिपी को हम बनाते हैं। मान लीजिए अब फूड चैनल देखते हैं, खाने वाली चैनल, वो लोग जिस तरीके से भोजन बनाते हैं हम इंडिया में भी उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो देखिए कल्चर है ना, वहाँ का कल्चर है, दूसरे देश का कल्चर है, उसको भी हम क्या करते हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। वो लोग भी हमारे देश के खाना बनाने की पद्धति को देखते हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि संस्कृति जो है वो आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति जो है वो भी, वो क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, हम उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। वो हिंदी बोलना सीखते हैं, हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, फ्रेंच बोलना सीखते हैं, चाइनीज़ बोलना सीखते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता। अब देखिए मैंने ब्रिटिश की बात कही थी, अभी यहाँ पे लेखक जो है वो मुग़ल की बात करते हैं कि अगर मुग़ल नहीं आए होते इंडिया में, मुग़ल नहीं आए होते इंडिया में तो बहुत कुछ जो हमें मुग़लों से मिला है हो सकता है कि वो नहीं मिलता, उससे हम जो है वाकिफ़ ही नहीं हो पाते। और बहुत सारी इंडिया में जो चीज़ें थी वो मुस्लिम्स फैमिली या मुस्लिम्स लोग जो है उसे अडॉप्ट किया उन्होंने,
वो उनको नहीं मिल पाता। न मुगल की चित्रकारी का ही यहाँ पैदा हुई होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं होता तो भारत की विचारधारा और विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रिटिश हमारे देश में अगर नहीं आए होते या आए हुए तो जो है हम बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर लिए, बहुत जल्दी जल्दी हमारा विकास हुआ नहीं। अगर नहीं भी आए होते तो विकास होता, लेकिन विकास का जो दर होता वो बहुत धीरे होता, बहुत धीरे। और वो आया तो थोड़ा तेजी के साथ जो है वो ग्रो हुआ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर यूरोप में भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता और राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेता जिस समय उनका जन्म हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि वे सारे लोग जन्म लेते। ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं लेते। महात्मा गांधी ही होते, दयानंद ही होते, राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन ही होते, रामकृष्ण परमहंस होते। लेकिन चूंकि उस समय हमारा देश जो है ब्रिटिश के अधीन नहीं होता तो उनको वैसी उन परिस्थितियों का सामना करना ही नहीं पड़ता। समझ में आया? अब जब दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वो अपने आप को जिंदा रखती है। अब कहते हैं, मैंने क्या कहा? आदान प्रदान, देना लेना, ये जो है संस्कृति की क्या है? जान है। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो संस्कृति नष्ट होना ही है, ये 100% मान के चलिए। आज नहीं नष्ट होगा, उसे समय लगेगा, क्योंकि उसे बनने में समय लगता है तो ख़त्म होने में भी समय नहीं लगेगा। वो भी एक न एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें हमेशा जो है बदलाव होता रहेगा तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ वो अपने आप को बदल ले रहे हैं। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। दर्शन क्या होता है? फिलॉसफी, अर्थात दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं फिलॉसफी। दर्शन मतलब आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं, सोचना, उसके बारे में अपने विचार रखना, यही है दर्शन। ठीक है? एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देश के धर्मों को बहुत कुछ बदल देता है। अर्थात विचार भी जो है एक दूसरे को प्रभावित। और यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जीवन में बहुत ही स्ट्रगल करके जो है खूब अपने जीवन में आगे बढ़ा है, तो हम क्या करते हैं? उससे इंस्पायर होते हैं, उनके स्ट्रगल को हम सुनते हैं, उसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं ताकि हम भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उनके तमाम अनुभवों को जो है हम, अगर उन्होंने कोई रचना की है तो हम उस रचना को पढ़ते हैं। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में बहुत ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति की धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जाती है। किस लिए? मैंने क्या कहा? अभी कहा कि जो आदान प्रदान रहेगा उसकी संस्कृति उतनी ही रिच होगी, उसका कल्चर उतना ही उत्कृष्ट होगा, जिससे विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृति को अपने भीतर जज्ब करने, उसे पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है।
भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। क्यों भारत महान है? देखिए, भारत का अगर हम मैप देखेंगे, भारत का, माफ कीजिएगा, भारत की अगर हम बात करें, मैप की बात करें, देखिए मैप हो सकता है थोड़ा गलत हो, लेकिन जो भी है माफ़ कीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है अलग अलग जगह पर निवास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बाउंड्रीज में जो है वो बटा हुआ है। तो सभी लोग जो है सभी को संस्कृति को क्या करते हैं, अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो है वो दुर्गा पूजा होता है। भारत के हर क्षेत्र में दुर्गा पूजा होता है। भारत के तमाम जगह से लोग आकर के दुर्गा पूजा घूमते हैं। जब मेला लगता है तो वहाँ दूसरी जगह से लोग आकर के जो है वो मेला में मिलते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी लोग जो है आकर के महाकुंभ का मेला में मिलते हैं, वहाँ की संस्कृति को सीखते हैं। और लेखक कहना है कि भाई जो देश जितने सारे कल्चर को अपने अंदर समाहित करेगा वो उतना ही रिच होगा, और भारत उसमें सबसे आगे है। भारत में ऐसे बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसको उसने क्या किया, अपने अंदर समा लिया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। क्यों महान है? क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृति पची हुई है। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर भाषा के लोग आपको मिलेंगे, हर वर्ण के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे। हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, जैन है, सब चीज़, सब लोग हैं यहाँ पे। हिंदी बोलने वाले हैं, बंगला बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, बहुत सारे और भी क्षेत्रीय भाषा, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। तो जितनी सारी, सबकी तो अपनी अपनी संस्कृति है। सब एक जगह जो है वो मिलते हैं सब। इसलिए जो है इसकी संस्कृति और मजबूत है और श्रेष्ठ है। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट अपना कीजिए कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा। और अगर किसी दूसरे विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।